हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा, सॉरी टू। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। ये प्रिया है ना, ये बहरोड वाली प्रिया है या बिचपड़ी वाली है? दो है ना? बैरोड सर। अच्छा, बहरोड से हैं, ठीक है बेटा। तो आप एक काम करना, आप आगे ना नाम के आगे प्रिया 1 डाल दो या प्रिया बहरोड लिख दो, कुछ भी तुम्हें आइडेंटिफाई कर सको। अटेंडेंस में दिक्कत आ जाती है। मैं सोच रहा था लास्ट अगली क्लास में बताऊंगा बच्चे को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं दूसरे बच्चे की अटेंडेंस ना लगा दूं, इसलिए। ठीक है। अच्छा, नगीता जी, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं हमें। बेटा कहाँ गायब थे? कहीं नहीं सर। अच्छा, कहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रिया ने तो अपडेट भी कर दिया, काफी फास्ट हैं हमारे बच्चे। चलिए, तो हमें आज बिजनेस स्टडीज की क्लास लेनी थी। एंड हमें अभी मुझे एक इंफॉर्मेशन आई थी स्कूल से कि हमारी कल से केवल वीडियो लेक्चर्स जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये जो क्लास इस तरीके से ले रहे हैं, ऐसी क्लास नहीं होगी। तो देखते हैं क्या फाइनली निकलता है। कुछ प्रॉब्लम है या क्या इशू है, किसी बच्चे ने बोला हो या क्या बात है, मुझे नहीं पता अभी। सो आई लेट यू नो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बट शेड्यूल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। और कल मेरी शायद कोई क्लास नहीं है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और हमने बिजनेस स्टडीज में लास्ट मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा था, आई रिमेम्बर। हम टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज वहां तक समझा दिया था। उसके आगे स्टार्ट कर ले हम लोग आज। बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, सो लेट मी कम टू द पेज नंबर। हमारी बुक में पेज नंबर है जी 172। एक मिनट, पेज नंबर 172। ठीक है जी, मिल गया मुझे पेज। मैं एक मिनट आप लोगों को भी शेयर कर देता हूं उसको। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर पेज है हमारा बुक का। तो पॉलिसीज हमने डिस्कस कर लिए थे वहां आपके साथ लास्ट क्लास में, तो हमें आज पॉलिसीज से आगे चलना है। ठीक है, दैट इज प्रोसीजर इन टाइप्स ऑफ प्लान। नाउ विल बी गोइंग थ्रू द प्रोसीजर्स कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस टाइप के प्लान हैं। प्रोसीजर्स को अगर देखें तो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। स्टैंडिंग प्लान आप समझते हैं, स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। ठीक है, कंटिन्यूअसली आप उन्हें यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, दे कैन बी रिपीटेड। ठीक है। नाउ प्रोसीजर, जैसे कई बार हम पूछते हैं ना कि कोई काम करने के लिए प्रोसीजर क्या है, यानी क्या तरीका होगा, प्रोसीजर उसका क्या फॉलो करना है आपने। ठीक है ना। सो प्रोसीजर सिंपली वही प्रोसीजर ही है यहाँ पर भी हमारे लिए। ठीक है। सो प्रोसीजर्स आर स्टेप्स। ये स्टेप्स हैं स्टैब्लिश्ड इन एडवांस, यानी पहले से ही जो आपने तय कर लिए हैं कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशंस इन फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि पहले से ही डिसाइडेड हैं, डिसाइडेड इन एडवांस हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर कहलाते हैं ना। आगे सुनिए, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to be followed by employee in different situations must be predetermined। अब देखिए, प्रोसीजर तो आपको पहले से ही देखना होगा, क्योंकि सिचुएशन आएगी तब उसके लिए प्रोसीजर बनाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, आपके यूज का नहीं है। सो ये हमेशा पहले से डिटरमाइन कर लिए जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और उसके क्या स्टेप्स होंगे, क्योंकि प्रोसीजर है तो प्रोसीजर का नाम भी रखा जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें जूम क्लासेस ही कंडक्ट करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले, जैसे आप लोग तो कंडक्ट नहीं करते, आप लोग ज्वाइन करते हैं, अगर मेरी तरफ से देखें तो मुझे सबसे पहले जूम की स्क्रीन खोलनी है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, जूम की स्क्रीन खोल ली, वहां हम शेड्यूल में गए, होम पेज पर चले गए पहले उनके। ठीक है, होम पेज पे जाने के बाद हमने शेड्यूल कर दिया क्लास को। शेड्यूल में एक टाइमिंग पर अपने आप वो क्लास ऑन होगी, जिससे आप उसको लिंक क्रिएट हो जाता है। शेड्यूल करने के बाद जिस समय वो क्लास लेनी है उस समय स्टार्ट कर दो उस क्लास को। तो ये एक स्टेप्स हो गई हमारी।
कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है और ये लास्ट स्टेप है। ठीक है जी, चलिए। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आए हैं। जैसे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन का इन अ पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, तो आपको जाना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा, फीस जमा करानी होगी, तो जो भी तरीके हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो प्रोसीजर आपके क्या हैं, ये रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए आपको चाहिए और ये पहले ही डिटरमाइन कर लिए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे यहां पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। ये किस लिए दिया है इन्होंने, कोऑर्डिनेशन के रिलेशन में दिया है कि जब हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं तो हमें कई बार कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर करना है, किस किस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट को, सेल्स यूनिट को, वगैरह वगैरह, वो बातें हैं। तो आई होप प्रोसीजर आपको समझ में आया। मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा इसके फीचर्स को। लेट्स गो थ्रू वन बाय वन टू द फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है ये है जी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, पढ़कर आए हैं कि प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए होते हैं कि स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। देन मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। जो प्रोसीजर होता है ना, ये इनसाइडर के लिए ही होता है, क्योंकि बाहर वाले को तो काम चाहिए, उसे नहीं पता आप क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तब वो काम करके देंगे। ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट इट, नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट। आपके जो इनसाइड है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों को प्रोसीजर अप्लाई करना है और वो काम पूरा करके देना है। ठीक है, तो इन जनरल आमतौर पर क्या होता है, ये इनसाइडर्स के लिए भी हो सकता है। हाँ, बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए बच्चे को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जब बता रहे हैं हम, तो या उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो वो प्रोसीजर आउटसाइडर्स के लिए हो गया कि उन्हें ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलें। यहां से इस पेज में इतना ही कंटेंट है हमारे सामने। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इस कंटेंट को क्लियर भी कर दूं। एक सेकेंड। हाँ जी, पेज नंबर 173। स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोसीजर, दे आर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप समझते हैं कोई बच्चे, या मुझे एक्सप्लेन करना है क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? बताइए। हाँ जी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं जनरली प्रोसीजर्स में जो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने मैसेज किया है कुछ, बिल्कुल सही है सृष्टि, आपका मैसेज ठीक है। तो आप अरेंजमेंट करेंगे टाइम के हिसाब से। यहाँ पे टाइम के मतलब हमारा ये नहीं है कि कोई सेट घड़ी में टाइम देखना है, यहाँ टाइम का मतलब है कौन सा काम पहले होना है, उसके हिसाब से प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स हैं कि ये सबसे पहला स्टेप है तो पहला स्टेप आपको पहले करना होगा और दूसरा स्टेप के बाद करना है। ऐसा नहीं होगा कि सेकंड स्टेप पहले कर लिया और दूसरा पहला स्टेप बाद में कर रहे हैं। यू कैन नॉट गो बाय दैट। दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोसीजर्स। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फीचर है दैट इज sequence of steps or actions to be taken to enforce a policy and attain predetermined objectives। हम क्यों करते हैं इसको? to attain or to achieve predetermined
ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने बताया दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल योर प्लान्स कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है ना, ये कॉमन है सभी में, तो सभी में मिलेगा ये, लैंग्वेज इधर उधर कर सकता है, बाकी ये कॉमन ऑब्जेक्टिव सॉरी कॉमन फीचर है सभी प्लान्स का कि हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, टू इन्फोर्स अ पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसीज है उन्हें इन्फोर्स करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन exact manner in which an activity has to be done, a procedure defines and let you know कि एग्जैक्ट तरीका क्या होगा किसी काम करने को, किस मैनर में उस काम को करना है, ये कौन बताएगा, प्रोसीजर बताता है। मेथड में भी कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं, मेथड भी करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास मेथड ही है, तो हम डिफरेंशिएट करके भी देखेंगे, जब दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली तो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या मैं आगे चल सकता हूं, अच्छा एक लाइन और है, मैं इसे भी रीड कर देता हूं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड, आपकी पॉलिसी और आपके प्रोसीजर्स जो है इंटरलिंक्ड हैं, प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम जो भी काम करेंगे वो हमारी पॉलिसीज के हिसाब से ही करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हमारा है यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आपने काम करना है, ठीक है। तो इंटरलिंक्ड है दोनों, इंटरलिंक क्यों हो गए, क्योंकि आपको जो भी प्रोसीजर करना है वो आपको अपनी पॉलिसीज के हिसाब से करना है, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है यहां तो मुझे बताइए, एल्स हम लोग आगे चलना चाहेंगे। चल सकते हैं आगे? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे चलें हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स, और मेथड्स की बात करें आप लोग तो आइए क्या होते हैं मेथड्स ये समझें सबसे पहले, फिर इसकी फीचर्स पर आएंगे। सो अ मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है। तो फॉर्मली किसी काम को आपको करना है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मल तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है उस काम को करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था प्रोसीजर और मेथड सुनने में एक जैसा लगता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या मेथड फॉलो करना है, बट आप समझिए प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स हैं काफी, मेथड सिंपली एक काम को करने का तरीका है, ठीक है। नाउ दोनों ही एडवांस में डिसाइड होंगे, भाई आपके प्लान्स वगैरह है तो पहले डिसाइड होंगे ना, आप प्लानिंग शब्द ही सुनो ना, प्लानिंग में जो भी होगा सब एडवांस में होगा, चैप्टर प्लानिंग और उसके अंदर भी प्लान, तो सब कुछ एडवांस दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं करना, जब वो कहता है कि आपको यहाँ पे एडवांस में डिसाइड करना है, ऑब्वियसली एडवांस में ही डिसाइड करना है यहाँ तो ना, सो दैट, अब क्यों एडवांस में डिसाइड किया जाता है, सो दैट नो देयर इज नो डाउट इन माइंड ऑफ एम्प्लॉइज, अगर एडवांस में सब चीजें डिसाइड हो जाए, मेथड बता दिए जाए एम्प्लॉइज को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं बताया है देन इट इज अ सिचुएशन कि उनको कंफ्यूजन हो बेचारों को, ठीक है, हमारे एम्प्लॉय को, तो हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली इट इज नॉट हेल्दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एडवांस में हमारे ये मेथड वगैरह पहले से ही पता हो हमारे एम्प्लॉइज को, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो उनके बीच में, यूनिफॉर्मिटी रहे, अगर आपको मेथड पता है तो सभी उस मेथड को अप्लाई करेंगे, और जब मेथड अप्लाई होगा तो मेथड तो एक है, उसे यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी आपको डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक तो डुप्लीकेशन नहीं होगा और दूसरा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, यूनिफॉर्मिटी इज अपोजिट टू इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऐसा है कि आपने मेथड लगाया दूसरे ने लगाया ही नहीं, कब नहीं लगाएगा, जब उसे मेथड के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। तो मेथड को एडवांस में डिसाइड किया जाता है, हमारे मैनेजर्स को हमारे एम्प्लॉयज को बताया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके इन आवर वर्किंग। देन they help in applying the techniques of standardization, देखो स्टैंडर्डाइजेशन कहो या सिंप्लीफिकेशन कहो, कोई भी चीज अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो आपको कोई मेथड बताना होगा, एक सिंगल मेथड यूज करना होगा, सभी को अगर सिंगल मेथड यूज करेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, इजी भी हो जाएगा, सिंप्लीफाइड भी हो जाएंगी चीजें,
क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली आपने किसी को मेथड बता दिया, काम करने का तरीका बता दिया, तो आपके लिए वो गाइडेंस की तरह काम करेगा नहीं करेगा? आपको पता है साहब मुझे इस मेथड से काम करना है, देन इट इज अ गाइड फॉर यू। वो आपको गाइड करता है आपके काम को करने में, मेथड। नाउ मेथड डील्स विद टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी मेथड और प्रोसीजर एक जैसे लगते हैं सुनने में कई बार, ठीक है? जैसे कई बार हम बोल देते हैं इन कॉमन कि क्या मेथड है क्या प्रोसीजर है, बट दोनों में डिफरेंस है। प्रोसीजर के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं और जो मेथड है वो हमारा एक सिंगल स्टेप है प्रोसीजर का। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमारा एक स्टेप जो है प्रोसीजर के अंदर, सिंगल स्टेप, वो क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। एंड इट स्पेसिफाइज हाउ द स्टेप हैज टू बी परफॉर्म्ड। स्टेप तो बता दिया ये स्टेप है, और यहाँ मेथड के अंदर ये भी बताया जाता है कि उस स्टेप को जो है उसे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे काम करना है उसमें, ठीक है? पूरा करना है उसको, ठीक है? देन अगला सुनिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम। अगर आपने एक अच्छा मेथड, प्रॉपर मेथड, सही मेथड चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, योर मनी विल बी सेव्ड एंड एफर्ट्स विल बी सेव्ड, और आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ठीक है? एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इफेक्टिवनेस आएगी यहां पर, ठीक है? टाइम, मनी एंड एफर्ट्स में सेविंग होगी, एफिशिएंसी आपके काम में आएगी। आपको याद है ये हमने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस चैप्टर 1 में आपके साथ किया था, ठीक है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों ये। चलिए जी, अब एग्जांपल देखिए। अच्छा, ऊपर ये जो लाइन लिखी है इन्होंने यही कहा है कि अगर हमने एडवांस में डिसाइड नहीं कर रखा तो कंफ्यूजन होगा, ऑब्वियसली कंफ्यूजन वगैरह होंगे, ठीक है? कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप कि आपको क्या करना था और आपने क्या किया। तो पहले पता हो कि ये करना था, फिर उसे चेक किया जाए कि ये हुआ या नहीं हुआ, कंपैरिजन पॉसिबल तभी है, ठीक है? एग्जांपल सुनिए, वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोगों ने क्लास 11 में वैल्यूएशन सीखा होगा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन लगाना आपने सीखा था, एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, और भी मेथड है, बट आपने ये दो मेथड सीखे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कहता है वेदर टू यूज एसएलएम या डब्ल्यूडीवी या डीबीएम ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डिमिनिशिंग बैलेंस कुछ नहीं है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए आपने एज एन अकाउंटेंट को कौन सा मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का। तो एक एग्जांपल हो गया आपके लिए। फिर डेप्रिसिएशन में डब्ल्यूडीवी कह लो या डिमिनिशिंग मेथड कह लो, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड कह लो, ये कैसे लगाया जाता है, इस स्टेप को, इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय को, ताकि वो ठीक से काम कर सके, उसके मन में कंफ्यूजन्स ना हो। तो क्या क्लियर है आप लोगों को मेथड क्या होता है, प्रोसीजर से ये कैसे अलग है? बताइए जी। फीचर्स पर चल सकते हैं हम लोग इसके? यस सर। चलिए फीचर्स पर चलते हैं अब हम लोग। आइए जी फीचर्स की बात करें आपके साथ, और फीचर्स में सबसे पहले हमारे सामने है मेथड का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये स्टैंडर्डाइज करा देता है चीजों को। जैसे आप एक बात खुद सोचो, आप क्लास में 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, अगर आप सबको बता दिया जाए कि इस क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है, ठीक है, डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है, और आपको बता रखा है डब्ल्यूडीवी मेथड कैसे अप्लाई होता है, तो क्या सभी बच्चे अगर सही से समझ गए हैं तो सबका आंसर सेम नहीं आएगा? डब्ल्यूडीवी मेथड से जो आंसर आना है क्या वो सेम आएगा या नहीं आएगा? सेम आएगा सर, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना है मैं डब्ल्यूडीवी मेथड लगाने का तरीका कुछ और लगा दूंगा, आपने सिखा दिया तो बता दिया तो सेम आंसर आएगा सभी का। तो मेथड की यही खासियत है कि सेम एक स्टैंडर्डाइज चीज आ जाती है आपके पास। स्टैंडर्ड वही तो है। अब स्टैंडर्डाइज से आप समझें, अच्छा आप लोग स्टैंडर्डाइज का मीनिंग समझते हैं या नहीं समझते हैं?
जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आप लेट्स सपोज आपको शूज खरीदने हैं, ठीक है, आपको शूज खरीदने हैं और कोई बच्चा कहता है मुझे तो 40 या 38 नंबर बताता है, कोई 40 नंबर बताता है जो साइज है। अब लेट्स सपोज अगर ये साइज सेम नहीं आता, ये साइज अगर कंपनी टू कंपनी या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ब्रांड टू ब्रांड अगर वेरी करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आपने बोला था 38 साइज चाहिए, उन्होंने दे तो दिया 38, बस इस ब्रांड का साइज 38 जो है वो डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, आई लेट यू नो स्टैंडर्डाइजेशन का एक और एग्जांपल जो है, सुनिए। आप लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन के अंदर यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए यूज होता है आजकल, यूएसबी केबल, ठीक है। यानी ये जो यूएसबी है ये आपके लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपका और भी काफी यूज आते हैं इस यूएसबी के। आप लेट्स सपोज आपके टीवी सेट्स में भी आजकल यूएसबी पोर्ट आता है। तो ऐसा होता है क्या कि एक यूएसबी पोर्ट जो है वो आपका यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो पा रहा? नहीं, इट हैज अ स्टैंडर्ड साइज, उसका साइज जो है स्टैंडर्ड है। तो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है या स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज मींस विच इज सेम इन ऑल द वेरिएशंस, ठीक है। आप जब भी प्रोडक्शन करेंगे, जब भी वो चीज लेकर आएंगे, उसका सेम साइज होगा, सेम क्वांटिटी होगी। ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड वेट्स की बात करें, 1 केजी जो है आप एक मेजर में नापेंगे उसे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर 1 केजी आ रहा है, अलग दूसरी जगह पर दूसरा वेट दिखाएगा, ऐसा नहीं, वो स्टैंडर्ड साइज बन गया आपका। तो मेथड का काम यही है कि मेथड जो है वो आपके टास्क में जो आप काम कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आता है, यानी आप सभी का काम एक जैसा हो जाएगा, आप लोगों के लिए वो सिंपल हो जाएगा काम करना, ठीक है। दूसरा मेथड, सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम। अगर आपने सही मेथड चूज कर लिया, ठीक है, तो आपका समय बचेगा, आपके पैसे बच जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये अलग फीचर है मेथड का, ठीक है। आप अगर मेथड चूज नहीं करते हैं देन यू व्हाट यू डू, यू डू हिट एंड ट्राई मेथड हो जाता है, ट्राई करते हैं, हो जाए। जब ट्राई करते रहेंगे, मेथड नहीं पता प्रॉपर, तो क्या होगा? आपका समय खराब होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पैसा खराब होगा, एफिशिएंसी तो फिर आनी ही नहीं है। एफिशिएंसी तो रिलेट ही किससे करती है? टाइमली काम पूरा करने पर बात करती है वो, ठीक है। मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब मेथड, हर काम को करने का मेथड अलग अलग होता है, तो एक टास्क को करने का मेथड क्या दूसरी टास्क पे लग जाएगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तीनों फीचर्स हम समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताइए जी। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे रूल्स पर। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बहुत समझते हैं, ठीक है, और ये वर्ड काफी बार यूज होता है, ठीक है। तो चलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझे। रेगुलेशन नहीं कह रहा मैं, केवल रूल्स कह रहा हूं आपको, ठीक है ना। वो नाम जनरली बोल देते हैं हम, रूल्स के साथ में कई बार रेगुलेशन वर्ड यूज कर लिया जाता है कि क्या रूल एंड रेगुलेशन है आपके, ठीक है, क्या नियम कानून है आपके। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन कानून है, ठीक है, रूल्स क्या है? नियम है। नाउ स्टैंडिंग है, आपने कोई रूल बनाया तो वो स्टैंडिंग है ना, उसे आप रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए स्टैंडिंग प्लान कहलाते हैं ये। नाउ रूल्स स्पेल्स आउट, ये बताते हैं स्पेशल एक्शंस, कोई खास आपको एक्शन लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। रूल्स आउट स्पेशल एक्शन या फिर नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स। अगर रूल्स में डिस्क्रिशन हो जाए तो फिर वो रूल किस बात का? रूल बनाया गया है कोई तो उसमें डिस्क्रिशन नहीं, भेदभाव नहीं होता। सॉरी,
they must be followed strictly, and if rules are not followed, then strict action is taken against the employee who are disobeying, जो उसे follow नहीं कर रहे हैं. They are spelled out to create environment of discipline. क्यों बनाए जाते हैं रूल्स? ताकि environment में, बिजनेस environment में, हमारे वर्किंग में जहां हम काम कर रहे हैं वहां डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है. जैसे सुनिएगा, रूल है ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बनाया दैट नो स्मोकिंग इन द कैंपस और इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई रूल है, कोई भी डिसओबे करेगा इसको तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, या जो भी एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है वो एक्शन उसके लिए अगेंस्ट में लिया जाएगा. ठीक है जी, चलिए. सो आई बिलीव आपको समझ में आते हैं रूल्स. रूल तो देखो किसी चीज के लिए भी बन सकते हैं. आप भी, जैसे गेम के भी रूल होते हैं. आप कोई गेम खेलते हैं बच्चे, तो उस गेम के अंदर भी रूल होते हैं, और अगर रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा? आप पर पेनल्टी लग सकती है. ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है. क्या बात क्लियर है रूल्स के बारे में आप लोगों को? और ऐसा नहीं होता कि रूल आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा. रूल्स विल स्टे इन एक्शन, इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग प्लान भी कहा जाता है. आइए जी, चलें अब फीचर्स की बात करते हैं हम लोग रूल्स के. फीचर्स ऑफ रूल्स. कोड ऑफ कंडक्ट, आप कैसे कंडक्ट करेंगे उसका एक कोड है. कोड मींस एक तरीके से रूल ही होता है. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आमतौर पर जनरली जो काम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इन टर्म्स ऑफ रूल दी जाती हैं. ठीक है, जैसे रूल है हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि वो लोग आपको 26 दिन बुलाएंगे, 26 वर्किंग डेज होंगे हमारे. यह रूल है हमारा कि हमारे यहाँ पे सैटरडे एंड संडे ऑफ होगा. ये सब रूल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो रूल डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे. इन जनरल हम बात कर रहे हैं किस किस तरीके के रूल बनाए जा सकते हैं. ठीक है, चलिए. स्पेसिफाइज, आर रूल्स स्पेसिफाइज व्हाट टू डू. रूल आपको क्या बताते हैं, क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है. ये हमने बताया ना, दे स्पेल आउट एक्शंस, क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है फॉर द एम्प्लॉइज या ऑफ द एम्प्लॉइज. ठीक है, आइए जी. देन द थर्ड फीचर इज दे आर रिजिड, स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर. कंपल्सरी है, रिजिड है, ऐसा नहीं है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है. यू हैव नो डिस्क्रिशन अबाउट देम, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते. स्ट्रिंजेंट है काफी, और कंपल्सिव है यानी कंपल्सरी इन नेचर है, आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर यूजुअली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान. सिंपलेस्ट प्लान क्यों है? क्योंकि ये क्लियर टर्म्स में बताए जाते हैं, ये हमारे रूल हैं, इसलिए इन्हें सिंपलेस्ट कहा गया है कि हमारे सारे प्लान्स में सबसे सिंपल प्लान की बात करें तो वो रूल्स होते हैं. क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए यहां तक कोई डाउट क्वेरी है तो, एल्स हम लोग आगे चलने वाले हैं. नो सर. ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर हम लोग. नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हम लोगों को. हाँ जी, ठीक है. विजिबिलिटी ठीक दिख रही है आप लोगों को? यस सर. चलिए आइए जी आगे. और ये ज्यादा कलर्स होते हैं ना मेरे पास, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा कलर यूज करूं और कौन सा नहीं करूं. ठीक है, चलिए जी. तो अगला हमारे पास जो रूल है, सॉरी रूल कह रहा हूं, प्लान है, दैट इज प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम सिंगल यूज होते हैं. ठीक है, अब प्रोग्राम है क्या पहले ये सुनो. प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. सर
कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन बना दिया, ऑब्जेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं एंड रूल्स हैं। आगे सुनिए ध्यान से, मैंने कहा कई बार ऐसा होता है जब आप पहली बार कुछ चीज को पढ़ते हैं ना तो क्लैरिटी नहीं आती। डोंट स्टॉप देयर, आप आगे पढ़िए, देखो आपको चीज क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। नाउ ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। तो किसी एक काम को करने के लिए आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज, पॉलिसी क्या रहेगी, प्रोसीजर्स क्या फॉलो होंगे और रूल्स क्या होंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो कहता है टुगेदर, जब इन सब को मिला दिया जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, सिंगल यूज होता है। लेट्स सपोज आपके स्कूल में एक फंक्शन है, एनुअल फंक्शन की बात कर सकते हैं, तो एक प्रोग्राम है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएंगे। आज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के। तो इन सारी चीजों को आपने क्लब किया, यू हैव ब्रॉट देम टुगेदर एंड कलेक्टिवली दे हैव बीन रेफर्ड एज प्रोग्राम। नाउ प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट ए सिस्टमेटिक वर्किंग। क्यों बनाया जाता है प्रोग्राम, ताकि सिस्टमेटिकली काम हो सके, सही तरीके से काम हो सके। ठीक है, आइए जी, प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज। क्या करते हैं प्रोग्राम, दे क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स। सर पॉलिसीज हम पढ़कर आए हैं पीछे, प्रोसीजर्स हम पढ़कर आ गए, गोल्स हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, वेट कीजिएगा इसका। प्रोग्राम्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। ऑब्वियसली हमारे पास 3 लेवल हैं, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इन सब के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, मानो लोअर लेवल एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है अपने वर्कर्स के लिए, ठीक है ना, अपने वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा क्या, बिल्कुल प्रोग्राम कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई एक इवेंट कंडक्ट करना है, कोई काम पूरा करना है, तो उन्होंने उसे प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तय करने हैं, पॉलिसीज तय करने हैं, प्रोसीजर्स तय करने हैं और उसमें रूल्स बनाने हैं उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। नाउ अब प्राइमरीली program is prepared by top level and then to support primary program, supportive programs of different levels are prepared for smooth functioning of a company. क्या कहता है ये, कहता है प्राइमरीली इन जनरल सबसे पहले एक प्राइमरी प्रोग्राम बनाया जाता है, और उसे कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है। और इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे जो बाकी लेवल्स हैं वो सपोर्टिव प्रोग्राम्स बनाते हैं, ताकि इस मेन प्रोग्राम को, प्राइमरी प्रोग्राम को पूरा किया जा सके। एग्जाम्पल सुनिएगा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। लेट्स सपोज आपको कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ अ शॉपिंग मॉल, आपको एक न्यू डिपार्टमेंट ओपन करना है, तो इसके लिए ये आपके क्या हो गए जी, प्रोग्राम हो गए। फीचर्स पर आइए, प्रोग्राम के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जिन्हें कई बार ऐसा होता है बेटा, हम जब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगेगा सर अभी क्लैरिटी नहीं आई, वेट टिल द एंड, चीजें और क्लियर होंगी जब वो बताएगा इस चीज के बारे में तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। आइए, डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, ठीक है, तो वो जो डिटेल्ड स्टेटमेंट बताई जाएगी ना, वो क्या है, आपका प्रोग्राम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ही हम ऊपर देखकर आ गए हैं, इसे तो आप स्किप कर सकते हैं, ऊपर हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन है इन 4 चीजों का। प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, काफी एक्टिविटीज के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे हमने कहा अब हमें एक न्यू डिपार्टमेंट बनाना है, ओपन करना है, उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा, यानी उसके लिए डिटेल्ड तरीके से क्या, किस तरीके से काम होगा इस बनाने में। ठीक है, तो जो डिटेल आउट है दैट इज योर प्रोग्राम। देन इंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्राम्स अगर हैं तो आपकी वर्किंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिस्टमेटिक हो जाती है, सिस्टम से काम होता है। इंक्लूड्स एंटायर गैम्बिट ऑफ एक्टिविटीज, सारी क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी इसके अंदर, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं प्रोग्राम में। इन ए प्रोग्राम माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल लिख दी जाती है, क्योंकि ये डिटेल स्टेटमेंट है। ठीक है, आर वर्कड आउट, दैट इज इट्स प्रोसीजर क्या होंगे करने के, रूल्स क्या होंगे, बजट कितना मिलेगा आपको विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, माइन्यूट चीजें भी लिखी जाती हैं
तब जाके वो आपका स्टेटमेंट जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है जी। आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइम है लगभग 3 मिनट है, आई बिलीव हम बजट को कर लें। आगे चलते हैं अब बजट पर। ठीक है जी। बजट आप इजीली समझते हैं, जब हम बात करते हैं आपका बजट कितना है, तो बजट भी आपको पता है फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, हम लगभग इतने रुपए में काम चला लेंगे, यानी हमारा बजट इतना है। हम मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो आपसे शॉपकीपर पूछता है आपको जो सामान चाहिए कितने रुपए तक का चाहिए, आपका बजट क्या है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में आप जब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसे आपने क्या बजट कहा। इन बजट रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर। बजट जब भी बनता है तो फाइनेंशियल पैसे के रूप में बताया जाता है। ठीक है। बट जनरली but it does not mean that company prepares only financial budget। ये कहता है ठीक है बजट पैसे के रूप में बताया जाता है, बट बजट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो कंपनी है फाइनेंशियल बजट ही बनाएगी, इसके अलावा भी बजट बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कैपिटल बजट बनाया जाएगा। ठीक है। टू इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई पैसा कितना खर्च होगा वो तो अलग बात है, कैपिटल कितनी चाहिए ये भी कैपिटल बजट कहलाता है। ठीक है। ऑपरेशनल बजट क्या कहता है, ऑपरेशनल बजट से इज प्रिपेयर्ड वेयर इंस्टेड ऑफ फाइनेंस ऑरली यूनिट्स आर यूज्ड स्टेटिंग एक्सपेक्टेड आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज विल बी वर्किंग। यानी ऑपरेशंस में क्या कहा आपने, आपने कहा हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, यहां हम समय के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना समय लगेगा, एक्सपेक्टेड आवर्स कितने हैं ऑफ वर्किंग। तो हमने बजट बना लिया, भाई हमारे इतने एम्प्लॉइज हैं, इतने नंबर ऑफ आवर्स वो काम कर सकते हैं, तो वो भी आपने प्लानिंग की, एक बजट बना लिया अपना। ठीक है। सो बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, लोअर लेवल हो, ठीक है, या मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल हो, सभी बजट्स बनाते हैं। ठीक है। ऑपरेशनल लेवल के जो बजट्स हैं वो कौन बनाता है, वो जनरली आपका लोअर लेवल बनाता है, क्योंकि ऑपरेशंस को तो वही देखता है। जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सेल्स बजट है कि हमारी सेल्स यूनिट्स होंगी 1 लाख, हम 1 लाख यूनिट बेचेंगे, हमारा जो पर यूनिट प्राइस है ना 20 रुपए होगा, तो हमारी टोटल सेल्स का बजट यानी टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 20 लाख रुपए की हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से समय कम बचा है, फिर भी मैं ट्राई करता